हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूटेट यानी कि उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो आपका यूटेट 2 होता है उसके क्वेश्चंस को, उसके एमसीक्यूज को। तो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं, साइंस के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, साइंस के एमसीक्यूज करेंगे। तो वैसे तो ये आपका टीजीटी लेवल का ही है, तो यहाँ पर जो केवीएस टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो स्टूडेंट्स भी इसको चेक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा सिंपल है, बट फॉर नॉलेज सेक आप जरूर इसे देख सकते हैं। ठीक है, और यूटेट के लिए तो ये बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। जो भी स्टूडेंट जो यूटेट 2 एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनके लिए एक बार क्वेश्चन पैटर्न समझना, साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, टू मच ऑफ एसिड इन अवर स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन, समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, टू रिलीव फ्रॉम दिस इंडाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल? लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्वारेजिया या विनेगर? तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। ठीक है, अब यहाँ पर टू मच एसिड हो गया है ना, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, विच इज अ बेस विच विल एक्चुअली न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड विल गिव रिलीफ। नेक्स्ट पे चलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस मशरूम्स, रफेज, ह्यूमस, डिकम्पोजर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं और उससे जो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस वगैरह वो प्रोड्यूस होता है वो आपका क्या है? ह्यूमस है। इट मेक्स द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एक चीज मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे आपको बता दूं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस जो हम देते हैं एक्सेस ऑफ एसिड को आपका जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं या जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं इस केस में, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटासिड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटासिड्स कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, which of the following is one of the most common applications of chemical effects of electric current? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रिक मोटर? ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल इफेक्ट पे कौन सा बेस्ड है? तो केमिकल इफेक्ट पे आपका बेस्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन तो आपका हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, और इलेक्ट्रिक मोटर में तो आपके थोड़े अलग आपके मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह भी यहाँ पर यूज होता है। केमिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। बेसिकली हम किसी आर्टिकल के ऊपर किसी मेटल की हम कोटिंग करते हैं, ठीक है, या तो उस आर्टिकल को कोरोजन या खराब होने से बचाने के लिए, या फिर उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, या उसे और ब्यूटीफाई करने के लिए, और ये प्रोसेस आपका केमिकल तरीके से होता है। तो इसीलिए ये क्या है आपका? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन? अ प्लास्टिक रिफिल, अ वूलन क्लॉथ, एन इन्फ्लेटेड बलून या अ कॉपर रॉड? तो आपने भी किया होगा, स्केल को जब आप क्या करते हो, उसे अपने हेड पर रब करते हो, तो इसके बाद वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। नाउ स्केल यू कैन सी इट इज ऑफ प्लास्टिक, तो बेसिकली वो क्या है, वहां पर क्या जनरेट हो जाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है। बेसिकली रब करने से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं, और मोमेंटरीली वहां पर क्या होता है, थोड़े समय के लिए, जब तक वो चार्ज ऑब्वियसली फ्लो नहीं होता, वहां पर या तो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव या एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज वहां पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब तक वो चार्ज फ्लो नहीं हो जाता, ठीक है, या कहीं और ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक उस पर वो स्टिक करेगा। तो बेसिकली प्लास्टिक रिफिल जो है ये एक क्या है आपका? बैड कंडक्टर है, वूलन क्लॉथ भी, इन्फ्लेटेड बलून भी। लेकिन कॉपर रॉड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें चार्जेस इजीली फ्लो हो सकते हैं, तो इसको फ्रिक्शन से चार्ज करना मुश्किल है। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज? तो फ्रूट्स में कौन सी शुगर पाई जाती है जिसकी वजह से उसका स्वीट टेस्ट होता है? माल्टोस, राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस? तो दिस इज फ्रक्टोस, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव कलर टू द आईज? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, आई लेंस? तो इसमें से जो आपका सही आंसर है दैट इज आइरिस। आइरिस गिव्स कलर टू द आई। देन आई के बाकी डिफरेंट पार्ट्स देख लीजिए। कॉर्निया क्या है? तो आई में जो बल्जिंग होती है आगे से, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं।
लाइट जो है इसी के थ्रू पास होती है। रेटिना जो है वो आई में, आई का मैं पूरा डायग्राम यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर तो एक तरीके का क्या होता है, रेटिना सारी की सारी लाइट जो आ रही है इसमें, वो इमेज जो है यहाँ पर बनती है, ठीक है, इमेज यहाँ पर बनती है, स्क्रीन इंटरैक्ट करता है। और आई लेंस जो होता है, आई लेंस के थ्रू जो है, यहाँ आई लेंस के थ्रू लाइट जो है वो आपकी रेटिना के ऊपर पड़ती है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई इज मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट नाइट स्काई का कौन सा है, वीनस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब आप ऑब्जेक्ट्स को टच करा रहे हैं, ठीक है, तो आपके मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे फोर्सेस नहीं है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ टच कराने पर ही फंक्शन करेंगे। आपका मैग्नेट यहाँ रखा होता है अगर, ठीक है, यहाँ पर नेल्स पड़ी होंगी या आयरन कोई चीज होगी, तो ये इसे अपने आप पास वैसे भी अट्रैक्ट कर लेगा, दूर से भी कर लेगा, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स कहें, ग्रेविटेशनल फोर्स कहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करें, ठीक है, ये सारे आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। लेकिन मस्कुलर फोर्स, किसी चीज को मुझे उठाना है तो मुझे फिजिकली उसको कॉन्टैक्ट में पकड़ के ही उठाना होगा, तो मस्कुलर फोर्स से आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है the direct change from gas to solid without changing into liquid state is called condensation, deposition, sublimation, centrifugation। तो इसका सही आंसर है deposition। sublimation कब होगा, जब solid जो है आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपकी नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह होती हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो ये आपका सब्लिमेशन है। और जब ये प्रोसेस अपोजिट होगा तो हम इसे डिपोजिशन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं आपके, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट सेल्स में होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ग्लिकोप्लास्ट वगैरह। राइबोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम्स आर सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सेल में आपका एक ऐसा, ये लाइसोसोम एक ऐसा आपका ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, जो क्या करेगा, अगर आपके सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आ गया है या फिर सेल जो है वो डैमेज हो गई है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, उनको रिलीज करता है और उस चीजों को खत्म कर देता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेल डैमेज हो गई है, सेल को ही इसने पूरा डाइजेस्ट कर दिया, इसीलिए सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, इसमें एटीपी बनता है, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है which gland secretes hormones that maintain the correct salt balance in the blood, adrenal, thyroid, thymus, pancreas। तो इसका सही आंसर है एड्रीनल, ठीक है, जो सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर का सही बैलेंस जो है बॉडी में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स गैस, change x, then it burns, change y। The following statements pertain to these changes, choose the correct one। process x is a chemical change, process y is a chemical change, both process x and y are chemical change, या none of these processes is a chemical change। तो भाई आपके सिलेंडर में जो गैस थी वो एलपीजी लिक्विड स्टेट में थी, ठीक है, और ये कह रहे हैं जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो ये गैसियस फॉर्म में आ जाती है, तो ये चेंज को इन्होंने कहा है चेंज x, ठीक है। इसके बाद गैस का कंबशन हुआ, यानी कि आपने उसे बर्न किया, तो इस चेंज को इन्होंने कहा है चेंज y, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में देखो, पहले तो ये बता देती हूँ, लिक्विड से गैस में चेंज होना एक फिजिकल चेंज, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, और गैस की जो बर्निंग हो रही है ये एक केमिकल चेंज, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, बस फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। लेकिन गैस की जब बर्निंग होगी, कंबशन होगा, तो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कंबशन का प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अब स्टेटमेंट देख लो, एक्स तो आपका देखिए केमिकल चेंज है, नहीं, वाई केमिकल चेंज है, सही है, बोथ एक्स एंड वाई को केमिकल चेंज का है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो हो गई, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, coating of which plastic is used on the uniforms of firemen to make them flame resistant, polythene, PVC, melamine, bakelite। तो आपका यहाँ सही आंसर है melamine। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एंड दिस इज वेरी वेरी हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। बेकलाइट को किसमें यूज करते हैं, स्विचेस वगैरह बनाने में यूज करते हैं।
नेक्स्ट है विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज थ्रू मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, इनर मोस्ट जोन, मिडिल मोस्ट जोन या आउटर मोस्ट जोन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें होगा आपका आउटर मोस्ट जोन, ठीक है, आउटर मोस्ट जोन। वाई? बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट, हॉटेस्ट है ये क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंबर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? कंप्लीट कंबर्शन, ठीक है। इनर मोस्ट जोन इज द कूलेस्ट जोन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। मिडिल जोन जो होता है आपका इनर मोस्ट जोन से थोड़ा सा हॉट है, हॉटर है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जो होता है आपका आउटर मोस्ट जोन होता है, और इसीलिए इसी को यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट, for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated from mixture by help of fine cloth or strainer. This process of separation is called winnowing, sedimentation, decantation या filtration. तो आपको पनीर बनाने के लिए आपने प्रोसेस अपने घरों में देखा ही होगा। दूध में क्या करते हैं, लेमन जूस, विनेगर या कुछ ऐसा डाल देते हैं जिससे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और लिक्विड हो जाता है, तो उसको फिर छाना जाता है। तो वो छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो फिल्टरेशन है, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? अगर आपने ये वाटर लिया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है, और इसमें आपने कुछ और सैंड वगैरह डाल दी, ठीक है, तो पहले तो आप हिलाएंगे तो पूरा पानी ब्राउन दिखेगा, लेकिन थोड़े समय बाद वो सैंड नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, नीचे बैठ जाएगी ये सैंड, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये जो नीचे बैठ गई ये सैंड सेटल हो गई यहाँ नीचे, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद अगर आपको ये जो पानी है जो ऊपर रह गया है, इसको आपने दूसरे बीकर में खाली कर लिया, ठीक है, इसे उठा के आपने दूसरे बीकर में डाल लिया, तो ये हो जाएगा डिकेंटेशन, ठीक है। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग ये है आपका, ये जो आपने देखा होगा गेहूं वगैरह जब वो साफ करते हैं तो उसका हस यहाँ पे उड़ता जाता है और गेहूं यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ये दिस इज कॉल्ड विनिंग। और फिल्ट्रेशन छानने की प्रक्रिया है, ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं। चाय वगैरह भी जैसे हम छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और लिक्विड नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स द मोस्ट इन हीलिंग द वुंड? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। कोलेजन वगैरह बनाता है तो ये स्किन वगैरह की हीलिंग करता है। नेक्स्ट है, you are observing your image in a plane mirror. The distance between the mirror and your image is 4 meter. If you move 1 meter towards the mirror, then the distance between you and your image will be. ठीक है, तो देखो एक ध्यान से कि मिरर और इमेज के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस दिया और कहा है हम अगर 1 मीटर मिरर की तरफ और बढ़ जाएं तो मिरर तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। एक बार इस पे देखो कि डायग्राम पे, ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इसको इमेज मान लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है ये डिस्टेंस 4 मीटर है, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस। अगर ये 4 मीटर है तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जितना ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस होता है उतना ही मिरर के पीछे इमेज का भी डिस्टेंस होता है, यानी कि ये भी 4 मीटर हो गया। अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 1 मीटर इसके तरफ को खिसक जाए, इसके पास खिसक जाए, ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। तो अब ये टोटल डिस्टेंस 3 + 3 कितना हो गया? 6 मीटर हो गया, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस आपसे किसके बीच में पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। इसको चेक कर लो, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? 6 मीटर। नेक्स्ट, द वेरिएशन इन वेलोसिटी v with time t for an object moving in a straight line can be represented by vt graph. Area under vt graph represents a physical quantity which has the unit meter, meter square, meter per second, meter per second square. तो देखो भाई आपका जो vt ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरफ आपने v लिया, इस तरफ टाइम। स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ऐसे मान लो मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें निकालना है, ये एरिया हो गया, ठीक है, एरिया अंडर vt ग्राफ ये हो गया, ये हो गया एरिया अंडर vt ग्राफ। क्या क्या चीजें पता चलती हैं? देखो जो स्लोप होता है वो तो देता है एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या देता है? त्वरण, एक्सेलरेशन। और जो एरिया अंडर vt ग्राफ होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? बी, मीटर स्क्वायर। इसको आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following animals has gills to breathe in water? Octopus, dolphin, whales, all of the above. तो इसका सही आंसर है ऑक्टोपस। नेक्स्ट, changes in our surrounding
that make us respond to them are called adaptation, stimuli, एक्लेमेटाइजेशन या डिटेक्शन। तो देखो एनवायरमेंट में कोई चेंज जो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स इवोक करे तो ये है स्टिमुलाई, ठीक है, उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द मोस्ट डक्टाइल मैटर इन फॉलोइंग इज। तो आप मेटल्स को क्या कर सकते हैं, उनकी तारे बना सकते हैं, इसीलिए हम कॉपर वायर्स वगैरह यूज करते हैं ना। तो मेटल्स को अगर तारों में ढाला जा सकता है, ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तो ये है गोल्ड। और जो थिन शीट्स में हम बना सकते हैं मेटल को, दैट इज योर मेलिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज। अब देखो ये एनसीईआरटी का वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, ये तीन को ऐसे ओपन करोगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे लेते हैं इसको MFC, ठीक है। थंब क्या है, मोशन, F क्या है, फील्ड विच इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर करंट, MFC, ठीक है, MFC, ठीक है। ये क्या है, मोशन, फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और करंट। अब देखो यहां पर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरफ है, या फील्ड की बात करें तो फील्ड इस तरफ है, तो मैं अपनी उंगली इस तरफ कर लूंगी। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो देखो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी करंट का डायरेक्शन ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट को मैंने कर दिया ये, या फिर ऐसे कर लो, हाँ अब सही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट गए ऊपर, और ये जो मोशन, ये पूछ रहे हैं ना क्या है, फोर्स, मोशन या फोर्स। मोशन किस तरफ होगा, जिस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये थंब मेरा कहाँ जा रहा है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड जा रहा है, बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अगर हम इसे कॉपी में कर रहे होते तो इनटू द पेज होता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। तो ये आंसर है फैट्स। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड, शुगर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट। तो ये तीनों ही आपका जो है फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑल 1, 2, 3। अब मैंने इस वाले पेपर में ना आपके जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस थे वो साइंस के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, प्योर साइंस बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वही आपके मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आपको आई होप थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा कि यूटेट में आपसे साइंस के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है, और इसके बेसिस पे ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ यूटेट पेडागोजी का कोर्स आपको ऑलरेडी दिखाई देगा, और यूटेट साइंस भी आपका बहुत जल्दी वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।